हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। पिछले हफ्ते में 4 लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन का पूरा थियरी सिखाया था। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये क्यों होता है, उसके अलग अलग कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि एसेट अपना सेकेंड हैंड होते जाता है। सो इट इज़ इफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मल वेयर एंड टियर, उसके अलावा टेक्नोलॉजी में चेंज या फिर ऑब्सोलेसेंस। ये अलग अलग कारण डेप्रिसिएशन के रहते हैं। डेप्रिसिएशन का टॉपिक जो रहेगा उसमें 2 अलग अलग पार्ट्स रहते हैं कैलकुलेशन में, फिर प्रॉब्लम में। पहला पार्ट रहता है कि उसका वैल्यू डिटरमाइन करना है, और दूसरा पार्ट रहता है कि डिटरमाइंड वैल्यू को अकाउंट करना है, रिकॉर्ड करना है। अब जब हम सैलरी की बात करते हैं, जब हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, परचेसेस की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो इन दैट केस उस ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है, ये अपने को ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। अपने को सिर्फ रिकॉर्डिंग करने का रहता है। बट टेक द केस ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें हमने किसी और के साथ ट्रांजैक्शन नहीं किया रहता है। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में सबसे पहले उसका वैल्यू क्या है वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। एसेट की कीमत में गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमने आज एसेट बेचा तो है नहीं, इसका मतलब गिरावट कितनी आई है उसका अपने को कंफर्म अंदाजा नहीं है। तो अपने को उसका एस्टिमेशन करना पड़ता है। वो एस्टिमेशन करने के अलग अलग टेक्निक्स है। उसमें एक टेक्निक का नाम था SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। उसी का दूसरा नाम था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, OCM, इस मेथड में वैल्यू डिटरमाइन करने का, डेप्रिसिएशन का वैल्यू डिटरमाइन करने का 2 अलग अलग टेक्निक्स आपको मैंने सिखाया था। पहला टेक्निक था व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। तो वहाँ पे टेंशन नहीं है, हर साल अपने को याद रखना पड़ेगा कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अपने को परसेंटेज अप्लाई करने का है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है। जिस साल में एसेट परचेस किया है या फिर जिस साल में एसेट बेच दिया है, उस साल में ज़रा पीरियड की तरफ ध्यान देने का है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन द पीरियड। अगर 12 महीने यूज़ किया रहेगा एसेट तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। 10 महीने के लिए यूज़ किया रहेगा तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। 8 महीने के लिए यूज़ किया रहेगा तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन पीरियड। जनरली फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में शायद एसेट का यूज़ 12 महीने का रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। इसके लिए वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी के सालों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ईयर छोड़ दिया, लास्ट ईयर छोड़ दिया, बीच के जितने साल है वो सभी सालों में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आने वाला है। ये पहला टेक्निक था। दूसरा टेक्निक था कि सर अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा तो क्या करने का। तो मैंने आपको सिखाया था कि उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है उसका? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। उस ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या कंसिडर करने का? द अमाउंट विच इज पेड और पेबल टू द वेंडर प्लस द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस, कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट अटैच कंसेप्ट, ये दोनों को ऐड करके अपने को जो मिलेगा दैट इज कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। उसको हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब एसेट उसका यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद अगर हम लोग बेच देंगे, स्क्रैप में कर देंगे, तो अपने को उसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा उसका अंदाज, वो माइनस करने का, डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। ये सब अपना सीख के हो गया था। फिर सबसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसके एंट्री सिखाए थे। साल के शुरुआत में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा। फर्स्ट ईयर में 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ परचेस, दूसरी एंट्री होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। सेकंड ईयर से लेकर सेकंड लास्ट ईयर तक सेम टू सेम एंट्रीज होता है, हमेशा एंड ऑफ द ईयर में रहता है। और लास्ट ईयर में ऑन द डेट ऑफ सेल कुछ अलग एंट्री होता है। ऐसा आपको सिखाया था। तो आज हम लोग एक पूरा प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक्चुअल फिगर्स को कंसिडर करेंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे और पूरा करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलो देन लेट मी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम टुडे। आई होप छोटा सा रिवीजन आपको फटाफट से सब चीज़ें याद दिलाने के लिए मदद किया रहेगा। लेट मी गो अहेड। सिद्धत लिमिटेड, देखो भैया प्रॉब्लम क्या कहता है। सिद्धत लिमिटेड रत्नागिरी परचेस्ड अ मशीनरी costing rupees 2 lakh on 1st April 2015. Depreciation is charged at the rate of 10% on original cost each year on 31st of March. Give journal entries, machinery account and depreciation account for the years of 2015-16, 16-17 and 17-18. 3 साल का उन्होंने अपने को जर्नल एंट्रीज पूछा है और मशीनरी अकाउंट पूछा है और साथ साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछा हुआ है। सो व्हाट हैव दे टोल्ड अस, हम किसके बुक्स में लिखने वाले हैं? सिद्धत लिमिटेड रत्नागिरी नाम का जो बिजनेस है, रत्नागिरी का बिजनेस है, उनके पास से मशीनरी परचेस किया है। तो अपने को जर्नल मेंटेन करने का है और मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करके दिखाने का है। कितने सालों के लिए? 15-16। 15-16 क्यों? बिकॉज दे हैव टोल्ड दैट इट इज परचेस्ड ऑन 1st April 2015। इट इज परचेस्ड ऑन 1st
April 2015, तो 15-16 becomes first year, 16-17 is obviously second year and 17-18 is the third year. ऐसा 3 साल का अपने को वर्किंग करने का है. जरा ऑब्जर्व करो ठीक से, आपको समझेगा कि इस प्रॉब्लम में उन्होंने अपने को परचेस दिया है क्या? हाँ. परचेस के साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है क्या? ना. सो इस प्रॉब्लम में कॉस्ट अटैच कंसेप्ट यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. हम लोग डायरेक्टली खेल सकेंगे, जितना अमाउंट वेंडर को पे किया वही अपने एसेट की कॉस्ट है. नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन का रेट दिया है क्या? यस, इट इज गिवन इन परसेंटेज. मतलब हमें वो फॉर्मूला वाला मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वर्किंग कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, इस प्रॉब्लम में एसेट परचेस किया है, उसका डेट क्या है? उसका डेट है 1 अप्रैल 2015. और वो कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं? तो उनका अकाउंटिंग ईयर इज एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च. उनका अकाउंटिंग ईयर इज एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च. तो इन दैट केस 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 ये उनका पहला साल रहेगा. और मेरे ख्याल से आपने अगर ठीक से नोटिस किया रहेगा, आपको समझेगा कि एसेट पहले साल में भी पूरे साल भर के लिए यूज किया है. भले ही वो एसेट का परचेस का डेट है, तो भी फॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली, लकीली उनका एसेट का परचेस का डेट इज एग्जैक्टली फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि उनका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? अप्रैल टू मार्च, ऐसा उनका अकाउंटिंग ईयर है. और परचेस भी कब किया है? 1 अप्रैल 2015 को परचेस किया है. मतलब परचेस डेट एंड अकाउंट ईयर बिगिनिंग डेट इज एग्जैक्टली सेम. मतलब फर्स्ट ईयर में पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा, सेकेंड ईयर में भी पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा, थर्ड ईयर में भी पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा. द प्रॉब्लम हैज नॉट टोल्ड यू वेदर द एसेट इज सोल्ड और नॉट. मतलब थर्ड ईयर के एंड में एसेट को बेच दो, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है. तो थर्ड ईयर के एंड तक हम जाएंगे और बाद में अपना अकाउंट्स हम रोक देंगे. उन्होंने चौथे, पांचवें, छठे ऐसे आगे के सालों का कुछ पूछा हुआ नहीं है. तो एसेट को क्लोजिंग बैलेंस आएगा और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. दीज आर द बेसिक थिंग विच वी आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड. मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया. व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस वी आर मेकिंग? नंबर 1, कॉस्ट दिया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया नहीं है. नंबर 2, डेट ऑफ परचेस एंड डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज एक्जैक्टली सेम. नंबर 3, they have asked us to prepare the machinery account and depreciation account only for 3 years, not for the entire life of the asset, and asset is not sold. These are the basic points which we are required to consider. and rate of depreciation दिया है, मतलब फॉर्मूला मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो चलो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वर्किंग नोट करूंगा. मैंने पहले जर्नल ड्रॉ किया हुआ है और बाद में वर्किंग नोट किया है, लेकिन आप अगर वर्किंग नोट पहले करोगे तो भी चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए. वर्किंग नोट कैलकुलेट करने के 2 अलग अलग मेथड्स हैं. हम पहले मेथड को कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से हम जर्नल करेंगे, लेजर का पोस्टिंग भी करेंगे, और वो होने के बाद मैं आपको सेकंड मेथड और एक टेक्निक सिखा दूंगा. तो सेकंड मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मेथड इज इंपॉर्टेंट. उसमें 3 कॉलम मैंने कंसिडर किए हैं. डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. 1/4/15 को परचेस किया था, इसके लिए 2 लाख रुपीज़ वहाँ पे आ गया. ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है. फिर डायरेक्टली 31 मार्च 16 आएगा. उस दिन हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10%. सो डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कितना हो गया? 20,000. तो बचेगा, उसको बोलेंगे 1/4/16. WDV कितना है आपका? 1,80,000. कैसे कैलकुलेट किया? 2 लाख माइनस 20,000. सर ये 20,000 कहाँ से आया आपको? एकदम पुराने ज़माने में जर्नल में जब मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सिखाता था, तब मैंने आपको ये टेक्निक सिखा के रखा था कि 10% क्विकली कैसे कैलकुलेट करने का. अगर हम लोग 100 लिखते हैं और अगर हम लोग 10 लिखते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 100 में से लास्ट का 0 कैंसिल किया तो 10 बचता है. तो वैसे ही 2 लाख रुपीज़ अगर आपका टोटल अमाउंट है, वो 100 ऐसा कंसिडर करूंगा, तो 10 कितना है वो मुझे कैलकुलेट करने का. मैं बोलूँगा 100 से 10 पे जाने का है तो लास्ट का 0 कैंसिल, तो 2 लाख से 10% पे जाने का है तो लास्ट का 0 कैंसिल, मतलब आंसर कितना आएगा? 20,000. आपको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो 2 लाख का 10% कितना हो जाता है? 20,000. ये जो मैंने एकदम पहले ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का टॉपिक जब सिखाया था तब ये बताया हुआ है. अगर फिर भी याद नहीं आता रहेगा तो एक बार पुराना जर्नल का टॉपिक देखो, जिसमें मैंने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का डिटेल डिस्कशन किया है. हर एक प्रॉब्लम में कैलकुलेशन करके दिखाया है कि 5% रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करने का, 6% रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करने का, 7.5% रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करने का, क्विक कैलकुलेशन का टेक्निक. ओके, चलो देन. सो मैं उसी टेक्निक को यूज़ करके 2 लाख में से 20,000 माइनस किया तो बच गया कितना? 1,80,000. इसका नाम रखूंगा WDV. सर WDV का फुल फॉर्म क्या है? WDV का फुल फॉर्म है रिटन डाउन वैल्यू. आई रिपीट, रिटन डाउन वैल्यू इज द फुल फॉर्म ऑफ योर WDV. WDV मतलब क्या है? आजकल का बचा कुचा वैल्यू. ये क्या था? उनका परचेस कॉस्ट था, और ये क्या है? उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि सेकंड मेथड का नाम भी इस वर्ड के ऊपर से आने वाला है. तो याद रखो, WDV का फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उस दिन का एसेट की कीमत को
राइट ऑफ करने के बाद, कम करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद बचा कुचा वैल्यू, राइट डाउन, एसेट को कम किया और कम करने के बाद जो वैल्यू बच गया उसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। सो इट इज 1,80,000। फिर 31 मार्च 16 आएगा, उसमें हम कंसिडर करेंगे 20,000। फिर से एक बार, सर 20,000 कैसे, ये 1,80,000 है, इसका 10% कैलकुलेट करने का। सर आपने सिखाया है 100 का 10% कैसे कैलकुलेट करने का, लास्ट का जीरो कैंसिल। तो अगर 100 मतलब अभी 1,80,000 है तो सर 18,000 आना चाहिए। आपका 20,000 कैसे आ गया? मैं बोलूँगा मेरे बच्चे अरे ठीक से देखना, इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका मतलब हर बार तुमको 10% जो कैलकुलेट करने का है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करो। तुम्हारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल में सेम आना चाहिए, फिक्स्ड आना चाहिए। और अगर डेप्रिसिएशन के अमाउंट का तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। इसका मतलब मुझे 1,80,000 का 10% कैलकुलेट नहीं करना है, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कैलकुलेट करना है, मतलब 2 लाख का 10% कैलकुलेट करना है। सो 2 लाख का 10% मतलब कितना हो गया? 20,000। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर। सो 1,80,000 का 10% कैलकुलेट नहीं किया है, 2 लाख का ही 10% कैलकुलेट किया है। तो आंसर कितना है? 20,000। 1,80,000 से 20 चला गया, बच गया कितना? 1,60,000। इसका डेट क्या रहेगा? 1/4/17 को बचा हुआ WDV। WDV का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? एसेट की आजकल की कम होके बची हुई कीमत। एसेट की आजकल की कम होने के बाद बची हुई कीमत मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। और उसके बाद में 31 मार्च 17 को डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। फिर से एक बार, तो 2 लाख का 10% कैलकुलेट किया, मतलब हो गया कितना? 20,000। तो बाद में फिर 1/4/18 को आ गया 1,40,000 का WDV। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। 10% हमेशा 2 लाख का कैलकुलेट करने का, क्योंकि टेक्निक का नाम क्या है? OCM। OCM मतलब क्या? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो हर बार परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करने का? ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करने का। डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा फिक्स्ड आना चाहिए और डिप्रिसिएशन के अमाउंट का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ दिस वन। अभी क्या करना पड़ेगा? एक बार फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया, अपना वर्किंग नोट हो गया। ये मेथड 2 के बारे में अभी से मत सोचो, वो बाद में सिखाता हूँ, डोंट वरी, आई टीच इट। बट अभी के लिए मेथड 1 काफ़ी है। सो वीडियो को पॉज कर दीजिए, मेथड 1 के हिसाब से सॉल्व कर दीजिए और उतना होने के बाद में फिर हम लोग चालू करेंगे अपना जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट आपको याद है, बहुत बचपन में सिखाया था मैंने आप लोगों को। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और मैं तो वो बीच में फेंट लाइन ड्रॉ करने का अपना टेक्निक है, उसको कभी भूलता नहीं हूँ। दैट हेल्प्स, क्योंकि जर्नल का अपने को अगर टोटलिंग करने का रहेगा तो इट विल बी मोर यूजफुल। मैं तो कहूँगा 12वीं तक आप ये फेंट लाइन ड्रॉ करने की टेक्निक को याद रखो, इसको कैंसिल करो ही मत, क्योंकि अपने को कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है एग्जाम में। जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ पे टेंशन कम रहता है, बट जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है वहाँ पे टोटलिंग करने के लिए अगर वो परफेक्टली एक लाइन में लिखे हुए रहेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। सो प्लीज़ एंश्योर दैट यू आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ फेंट लाइन इन द अमाउंट कॉलम्स। इसके लिए मेरा अमाउंट कॉलम में फेंट लाइन ड्रॉ किया हुआ है बीच में, उसके राइट हैंड साइड में 3 डिजिट रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बाकी के डिजिट्स आ जाते हैं। सो डेट, पर्टिकुलर्स, LF मतलब क्या? लेजर फोलियो। बाद में डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द जर्नल ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड रत्नागिरी, और फिर प्रॉब्लम चालू करेंगे। पहले क्या हो गया है? उन्होंने परचेस किया है। कब परचेस किया है? 1 अप्रैल 2015 को परचेस किया है। सो वी आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट। फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट में क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? एंट्री कब करने का है? नंबर 1 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द टाइम ऑफ परचेस करने का है। और परचेस का डेट क्या बराबर से 1 अप्रैल 2015 ही है, तो मैं बोलूंगा 1 अप्रैल 2015 को व्हाट इज हैपनिंग? मशीनरी इज कमिंग इन एंड वी आर मेकिंग पेमेंट फॉर द सेम। मशीनरी इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। सर उन्होंने बोला नहीं है कैश गई कि नहीं गई करके, चेक गया कि नहीं गया करके, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि क्रेडिट परचेस है कि नहीं करके। मैं बोलूँगा हाँ, मैंने ये जर्नल में आपको सिखाया था कि अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन रहेगा और उन्होंने पार्टी का नाम दिया रहेगा, कैश से पेमेंट किया कि बैंक से पेमेंट किया, इसके बारे में प्रॉब्लम इज साइलेंट, एंड उन्होंने पार्टी का नाम दिया रहेगा तो हम समझ जाते कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बट इन दिस केस दे हैव नॉट टोल्ड यू कि सिद्धार्थ लिमिटेड ने परचेस किया तो किसके पास से परचेस किया। सिद्धार्थ लिमिटेड ने परचेस किया तो किसके पास से परचेस किया? उस पार्टी का नाम, वेंडर का नाम, सप्लायर का नाम दिया हुआ नहीं है। इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि ये कैश और बैंक का ही ट्रांजैक्शन है, तो मैंने लिख दिया आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कैश लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, बट कोई कॉलेजेस में आपको एक क्लियरली बोलेंगे कि नहीं ये बराबर नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम रहेगी तो जनरली कोई कैश में पेमेंट नहीं करेगा, बैंक से ही पेमेंट करेगा। इनकम टैक्स का और बाकी सब चीज़ों का बहुत सारा टेंशन आता है, क्योंकि एक लिमिट के ऊपर अगर आपने कैश में पेमेंट किया रहेगा तो इनकम टैक्स आपको उसका तकलीफ देता है। वो तकलीफ से बचने के लिए सभी बिजनेसमैन क्या करते हैं? 10,000 के ऊपर का पेमेंट रहेगा तो जनरली बैंक से पेमेंट करता है। प्रॉब्लम ने क्लियरली बोला रहेगा कैश से पेमेंट किया है तो कैश लिखो, फिर अमाउंट कुछ भी रहने दो। प्रॉब्लम ने क्लियरली बोला है बैंक से पेमेंट करने का तो बैंक लिखो।
प्रॉब्लम ने कुछ बोला नहीं है कि कैश से पेमेंट किया कि बैंक से पेमेंट किया। तो छोटी अमाउंट रहेगी तो कैश और बैंक ऐसा दोनों लिख दो, कैश स्लैश बैंक। बड़ी अमाउंट रहेगी तो बैंक लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं सर, हमारे कॉलेज में बोल दिया है कि कभी भी कैश और बैंक लिखो तो चलता है, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कॉलेज के हिसाब से फॉलो करो। ओके, जैसा आपका कॉलेज कहेगा, कॉलेज के प्रोफेसर कहेंगे, क्योंकि 11वीं का पेपर तो वही चेक करने वाले हैं, तो जैसा उनको अच्छा लगता रहेगा वैसा पूरा कीजिए। काली पकड़ उनके साथ झगड़ा मोड़ मत लीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कॉलेज का प्रोफेसर मतलब भगवान से बड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपने को अलग अलग चीज़ें बताती रहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके हाथ में अपने पेपर के मार्क्स रहते हैं, तो उनसे झगड़ा नहीं मांगने का, जो ऐसा बोलेंगे वैसा फॉलो करने का। अपने को लॉजिक भी सीखना है, नॉलेज भी लेना है, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आगे भी जाना है। ओके, चलो फिर। सो एंट्री क्या हो गई? मशीनरी इज कमिंग इन एंड बैंक इज द गिवर। एंट्री कर दिया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग मशीनरी परचेस्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन, बीइंग मशीनरी परचेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सर अभी क्या करने का? अभी शांत बैठने का। नहीं सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हो, तुमको याद आ रहा है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस रहते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में इंस्टॉलेशन चार्जेस है ही नहीं। अब अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस है ही नहीं तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आगे जा सकते हैं। फिर अभी कब तक शांत बैठने का? एसेट को यूज़ करते रहो, यूज़ करते रहो, यूज़ करते रहो। और शांत बैठने का कब तक? साल एंड होने तक, मतलब 31 मार्च 2016 तक। 31 मार्च 2016 को क्या करेंगे हम लोग? डिप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? डिप्रिसिएशन का 2 एंट्री मैंने आपको सिखाया था। पहला एंट्री डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, और दूसरा एंट्री डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिप्रिसिएशन क्या है? अपना नुकसान है। एसेट की कीमत में गिरावट आ गई है। अगर गिरावट आ गई है इसका मतलब नुकसान हो गया है। नुकसान हो गया मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एसेट अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड। एसेट रियल अकाउंट है, भले ही एसेट अपने पास से नहीं गया है, एसेट अपने पास ही है, अपने फैक्ट्री में है, अपने ऑफिस में है, फिर भी एसेट की थोड़ी वैल्यू अपने पास से चली गई है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट की वैल्यू चली गई, इसके लिए मैं एसेट को क्रेडिट कर दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डिप्रिसिएशन मतलब मेरा नुकसान हो चुका है, मतलब वो नॉमिनल अकाउंट है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट कौन सा है? मशीनरी है, तो एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना है? हमने कैलकुलेट किया था, हर साल की अमाउंट है अपनी 20,000। सो एंट्री कर दिया है 31 मार्च 2016। डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एंड मशीनरी का वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू मशीनरी अकाउंट रुपीज 20,000 बीइंग depreciation charge at the rate of 10%। अब क्या करने का सर? अब और एक एंट्री करने का है, उसी दिन एंट्री करने का है। डिप्रिसिएशन अगर लॉस है, डिप्रिसिएशन अगर अपना नुकसान है, तो सारे लॉसेस, सारे नुकसान, सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ों को हम लोग साल के एंड में, आई रिपीट, ये सब एक्सपेंसेस को हम लोग साल के एंड में ट्रांसफर करते थे। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर याद रहेगा तो जर्नल में आपको सिखाया था मैंने, अलग अलग तरीके का एंट्री होता है, उसमें एक टाइप का एंट्री रहता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो अब हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। दिस इज अ ट्रांजैक्शन एंट्री, दिस इज अ ट्रांजैक्शन एंट्री। लेकिन ये जो एंट्री मैं कर रहा हूँ वो क्लोजिंग एंट्री है, कि डिप्रिसिएशन नाम का नॉमिनल अकाउंट है, उसको मैं क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है। सेकंड एंट्री में डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया था, मतलब डिप्रिसिएशन नाम के अकाउंट में डेबिट साइड का पलड़ा भारी है और क्रेडिट साइड उसका खाली है, और डिप्रिसिएशन अकाउंट को मुझे बंद करना है, मतलब उसको टैली करना है। तो मैं अगर जो भारी साइड है उसी डेबिट साइड में और फिर से अगर डेबिट डालूंगा तो और भी भारी हो जाएगी, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो मैं कहूँगा ठीक है, फिर डिप्रिसिएशन को टैली करने का तो क्या करना पड़ेगा? उसके क्रेडिट साइड में आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। सो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट का पिताजी। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो डिप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया, मतलब डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि अपना नुकसान है। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। आई रिपीट, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। सो साल के शुरुआत में फर्स्ट डे को एसेट परचेस किया था, परचेस का एंट्री कर दिया, साल भर एसेट को यूज किया, और साल के एंड में एसेट के वैल्यू में आए हुए रिडक्शन को रिकॉर्ड किया, और उस रिडक्शन को अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो पहले साल का सारा एंट्रीज खत्म हो गया। अब मैं चेक करूंगा नेक्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के शुरुआत में मुझे कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल में एंट्री कब होती है? जब ट्रांजैक्शन होता है या फिर वैल्यू में चेंजेस होते हैं तो जर्नल में एंट्री होता है। अभी सिर्फ डेट चेंज हो गई है तो जर्नल में एंट्री होने वाली नहीं है। फिर सेकेंड ईयर में क्या करने का? भी शांत बैठेगा। सेकेंड ईयर में एसेट को यूज करो, यूज करो, यूज करो। कब तक? सेकेंड ईयर एंड होने तक।
जैसे ही सेकंड ईयर एंड होगा तो बोलने का अरे बाप रे, इसका मतलब अभी सेकंड ईयर का भी टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 20,000। इट इज ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बिकॉज द कंपनी इज फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब 2 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करूंगा। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन मेरा नुकसान है और एसेट की वैल्यू इज गोइंग आउट, सो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। और नरेशन क्या आएगा? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। फिर साल का एंड है, इसका मतलब क्लोजिंग एंट्री करना पड़ेगा। क्लोजिंग एंट्री मतलब क्या करने का है? सभी एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट, लॉसेस और गेन्स अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पिताजी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो P&L अकाउंट को डेबिट। एंड डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, जिसके पास ऑलरेडी डेबिट पड़ा था उसको क्लोज करना है, मतलब उसको देना पड़ेगा क्रेडिट। सो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹20,000 बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L। अब शांत बैठने का, फिर तीसरा साल चालू हो जाएगा। फर्स्ट डे को कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तीसरे साल भर के लिए एसेट को यूज़ करो। एसेट को यूज़ करके होने के बाद में तीसरा साल जब खत्म होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन फिर से बार 20,000, एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपना नुकसान है एंड एसेट की वैल्यू इज गोइंग अप। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट इज 20,000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। एंड बाद में नेक्स्ट एंट्री आएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट को बंद करने का है, साल खत्म हो चुका है। डेप्रिसिएशन को बंद करने का मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द बिगेस्ट नॉमिनल अकाउंट। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, डेप्रिसिएशन इज द लॉस, इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड गेट क्लोज। तो एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज ₹20,000 बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। दिस इज हाउ द जर्नल एंट्रीज विल बी कंसिडर्ड। लेकिन सर एसेट अभी तक जिंदा है, यस। तो सर आगे क्या करने का? आगे कुछ नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि प्रॉब्लम ने बोला है सिर्फ 3 साल का एंट्रीज करो। अगर प्रॉब्लम बोलता था कि एसेट खत्म होने तक उसका एंट्रीज करके दिखाओ तो मैं आगे जाता था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने बोला है कि एसेट के लिए आप सिर्फ 3 साल का एंट्रीज करके दिखाओ, तो 3 साल का एंट्री करके हम लोग रुक जाएंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो वॉट एवर वी हैव मेंशन्ड हियर इन अ मैथमेटिकल टैब्यूलर फॉर्मेट, दैट इज द सेम थिंग वी हैव रिटन हियर इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, दैट इज बुक कीपिंग का लैंग्वेज का फॉर्मेट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट है और ये मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया है। डेट वाइज क्या है, कौन से दिन क्या हुआ, कौन से दिन क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसका नरेशन लिख के रखा है। कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, यहाँ पे देखोगे तो फट से समझ में नहीं आता है कि बैंक अकाउंट कब अफेक्ट हो गया, P&L अकाउंट कब अफेक्ट हो गया और एसेट अकाउंट कब अफेक्ट हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सो ये मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ कैलकुलेशन से प्यार करता है। और ये अकाउंट्स है, ये कैलकुलेशन से भी प्यार करता है और उसके डिटेल से भी बहुत सारा प्यार करता है कि कौन से ट्रांजैक्शन के वक्त कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ था। क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट्स बट द प्रॉब्लम हैज वन मोर पार्ट कि ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों चीज़ों को बना के दिखाने का। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर चलो लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करूँगा, लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड रत्नागिरी। अकाउंट कौन सा चाहिए मुझे? मशीनरी अकाउंट चाहिए। और कौन सा अकाउंट चाहिए मुझे? डेप्रिसिएशन अकाउंट चाहिए। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लेजर का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। अगर याद रहेगा तो मैं लेजर के टॉपिक में सिखाया था, मैं तभी क्या बोलता था आप लोगों को? लेफ्ट हैंड साइड इज डॉक्टर एंड राइट हैंड साइड इज कंपाउंडर। आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन दैट पर्टिकुलर थिंग। हाँ, भूलना मत मेरे बच्चों, अपने को ये सब CA बनने तक याद रखने का है। हाँ, जिंदगी में हम लोग जो जो काम करेंगे अपने को परफेक्टली याद रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में DR, राइट हैंड साइड में TR। DR CR का मतलब क्या? डेबिट क्रेडिट। DR CR का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट। और मैं बोलने के टाइम क्या बोलता हूँ? DR मतलब डॉक्टर एंड CR मतलब कंपाउंडर। ओके, कॉलम कौन से रहेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स। अभी यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग LF कॉलम नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग JF कॉलम चाहिए। सो लेट मी चेंज इट हियर, दिस इज JF कॉलम, नॉट LF कॉलम। ओके, दिस इज JF कॉलम। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, फिर अमाउंट। सो डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, ऐसे उसके कॉलम बनेंगे। कम से कम 15 से 16 लाइन का आपका मशीनरी अकाउंट रहना चाहिए, कम से कम 15-16 लाइन। अगर आपका हैंड राइटिंग ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो 18-20 लाइन का रखो। और डेप्रिसिएशन अकाउंट कम से कम 8 लाइन का चाहिए, तो उसके हिसाब से अकाउंट ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में मेरे साथ फिर से बार सॉल्व करना चालू कीजिए। ओके, लेट मी गो हेड नाउ। पहला एंट्री क्या था मेरा? पहला एंट्री था मेरा, तारीख क्या उसका? 1/4/2015। एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹2 लाख। मशीनरी के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। हमने बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो हम लोग क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं,
लेकिन मशीनरी के डेबिट में जाके अपने को एंट्री करना है। मशीनरी के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। सो आई राइट हियर मशीनरी के डेबिट साइड में 1415 डेट लिख दिया, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है तुम्हारा 2 लाख। फिर साल भर के लिए शांत बैठने का। फर्स्ट ईयर जब खत्म होगा तो हम लोग डिप्रिसिएशन का एंट्री करने को जाएंगे। एंट्री क्या डिप्रिसिएशन का अगर याद रहेगा तो डिप्रिसिएशन इज अ लॉस एंड एसेट का वैल्यू इज गोइंग आउट। एंट्री इज डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन के डेबिट में और एसेट के क्रेडिट में, मतलब एसेट मतलब मशीनरी है, मशीनरी के क्रेडिट में लिखा 31 मार्च 16 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट कितने हैं 20,000, और डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड में लिखा 31 मार्च 16 टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितनी है 20,000। सो साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में का पहला एंट्री पूरा हो गया। सेकंड एंट्री कौन सा रहता है, सेकंड एंट्री होता है आपका ट्रांसफरिंग द डिप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट। सो एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़े पिताजी उसके वो, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में, मैंने डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो एंट्री का इफेक्ट देना चाहिए वो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में जो देना चाहिए वो दिखा दूंगा। 31 मार्च 16 बाय P&L अकाउंट, अमाउंट इज ₹20,000। अब क्या करना है, जर्नल में इसका झंझट नहीं था लेकिन लेजर में इसका तकलीफ होने वाला है। लेजर में अपने को क्या करना पड़ता है, साल खत्म हो गया तो अकाउंट को क्लोज करके उसका अगर कुछ बैलेंस बचता रहेगा तो उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने का रहता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट देखो, उसका डेबिट साइड में भी 20,000 है, क्रेडिट साइड में भी 20,000 है, मतलब डिप्रिसिएशन अकाउंट टैली हो गया है। इनफैक्ट उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया है, तो उसमें तो बैलेंस आने वाला है ही नहीं, तो दोनों साइड में उसका टोटल लिख दूंगा 20,000 डिप्रिसिएशन अकाउंट का काम खत्म। फिर चले जाऊंगा मशीनरी अकाउंट के अंदर, उधर बोलूंगा डेबिट साइड में 2 लाख है, क्रेडिट साइड में 20,000 का ही एंट्री हो गया है, तो ये टैली नहीं हो रहा है। डेबिट में 2 लाख और क्रेडिट में सिर्फ 20,000, इसका मतलब डिफरेंस कितना है तुम्हारा 1,80,000 का डिफरेंस है। उस 1,80,000 के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर हियर बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड को मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये मैं करता था हमेशा लेजर के टॉपिक में भी, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। हो सके तो आप क्या करो, उसको सर्कल नहीं तो स्क्वायर बॉक्स करो, पेंसिल से करो, पेन से मत करना और कलर पेन से बिल्कुल मत करना। ओके, सो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1,80,000। सर ये 1,80,000 कहाँ से आया, टोटल अगर 2 लाख है, ऊपर अगर 20,000 आया हुआ है तो 0 मतलब 0, 0 मतलब 0, इस 0 को 0 करना है तो 0 में ऐड करना पड़ेगा। 2 को अगर 20 करना है, 2 को अगर 20 करना है तो 18 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1,80,000 का आंसर आ गया। नाम रखूंगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, रियल अकाउंट है उसको बैलेंस रहेगा, और फिर उस बैलेंस को नीचे लेके आऊंगा 1416 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। सर ये सब आपने जर्नल में नहीं किया, जर्नल में क्योंकि हम लोग सिर्फ एंट्रीज करते हैं, जर्नल में हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूज हुआ रहेगा तो क्या करने का, चैप्टर 4 है मेरे ख्याल से अपना जर्नल का, उसको जरा ठीक से देख लेने का, सो इट विल बी इजी। चैप्टर 3 चैप्टर 4 वो सब टॉपिक बराबर से देखो, जर्नल लेजर सब्सिडरी बुक्स वो जिंदगी भर के टॉपिक्स है, उसको बिल्कुल भूलने का नहीं है। ओके, सो 1,80,000 यहाँ पे आ गया, काम खत्म। अगला पॉइंट कौन सा आएगा आपका, फिर अगला डेट अभी डायरेक्टली कब आने वाला है, 31 मार्च 16 का 2 एंट्री करके हो गया। अभी अगला डेट डायरेक्टली 31 मार्च 17 को 2 एंट्री है और 20,000 का एंट्री है। मैं वापस जर्नल के पास नहीं जाऊँगा, अब मुझे मालूम है क्या करना है करके। सो यहाँ पे 1416 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था 1,80,000, फिर 31 मार्च 17 को लिखूंगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट का सेकंड पे कहाँ पे आएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 31 मार्च 17 टू मशीनरी अकाउंट ₹20,000। उसके बाद में आएगा कौन तुम्हारा, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, अमाउंट कितना है तुम्हारा 1,60,000। सर 1,60,000 कहाँ से आया, मैंने दोनों साइड का टोटलिंग किया, 1,80,000 यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे, तो 20,000 को हटा दिया तो 1,60,000 का अपना बैलेंसिंग फिगर है। 1,60,000 के बैलेंसिंग फिगर को नीचे लेके आऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। डिप्रिसिएशन को बोलूंगा नहीं, आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं रहता है, आपको तो क्लोज करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग इट टू P&L अकाउंट। 31 मार्च 17 बाय P&L अकाउंट 20,000। सो टैली हो गया, नो टेंशन। फिर बाद में डायरेक्टली कौन सा दिन आएगा, 31 मार्च 18। उस दिन हम क्या करेंगे, 31 मार्च 18 को हम बोलेंगे फिर से एक बार बाय डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय डिप्रिसिएशन 20,000। सेकेंड इफेक्ट डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 20,000, फट से मशीनरी डिप्रेशन अकाउंट को क्लोज कर देने का, ट्रांसफरिंग टू P&L अकाउंट, इट इज टैलिंग, और बाद में फिर वापस आने का मशीनरी अकाउंट के अंदर लिखने का बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस कैलकुलेट करने का। डेबिट साइड का टोटल 1,60,000 वो बड़ा है, 1,60,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया, बैलेंसिंग फिर फाइंड आउट किया, वो आ गया कितना 1,40,000। अपना टोटलिंग खुद करो, मुझ पर विश्वास मत करो, मेरा CA बन के हो गया है, आपका होने का बाकी है, आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1,40,000, उसको नीचे लेके आऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000, काम खत्म,
पैसा आ जब। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सर आपने वो सेकंड वर्किंग नोट का क्या करने को बोला था? देखो बैलेंस कितना आया था, 1,40,000 आया था। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे भी देखो बैलेंस कितना आया था, 1,40,000 आया था। सो वी आर करेक्ट, वॉट एवर इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज प्रॉपरली शोन इन द लेजर ऑल्सो। सो बुक कीपिंग ने परफेक्ट रिकॉर्ड भी करके दिखाया। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सर और एक टेक्निक क्या है, मैं और एक तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कॉस्ट कब परचेस किया रे, 1,415 को परचेस किया, कितना अमाउंट उसका रुपीज़ 2 लाख, और डिप्रेशन सीधा 3 साल का है। फर्स्ट ईयर में भी पूरे 12 महीने हैं, सेकेंड ईयर में पूरे 12 महीने हैं, थर्ड ईयर में पूरे 12 महीने हैं। इसका मतलब 3 साल में पूरा डिप्रेशन आने वाला है। तो डिप्रेशिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स, तो 2 लाख का 10% मतलब कितना रहे, लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 20,000। 27 इंटू 3 ईयर्स मतलब आंसर कितना है, 60,000। सो 2 लाख में से 67 माइनस करूंगा, 3 साल का कंबाइंड डिप्रिसिएशन। तो WDV एज ऑन 1418, WDV का फुल फॉर्म क्या है, रिटन डाउन वैल्यू। सो WDV एज ऑन 1418 का आंसर कितना है, बराबर से फिर से एक बार 1,40,000। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए अपने लिए काम का है। क्लियर? सो मेथड नंबर 2 इज ऑल्सो यूजफुल फॉर क्विक कैलकुलेशन, मन में कैलकुलेट करने का है तो कि बाबा मैंने कैलकुलेट किया बराबर है कि गलत है करके, उसके लिए काम का है। बट एग्जाम में दोनों मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जनरली यही मेथड सब लोग फॉलो करते हैं। इट बिकम्स ईजी टू कैलकुलेट एंड गारंटी कौन से साल में क्या हुआ है। अभी यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या है मालूम है क्या, बराबर फर्स्ट डे को परचेस किया है, इसके लिए हर एक साल में सेम टू सेम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन आने वाला है। लेकिन आगे चल के हम लोग ऐसे प्रॉब्लम करेंगे कि जिसमें फर्स्ट ईयर में जब परचेस किया तो शायद 1 अक्टूबर को परचेस किया, तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीने का ही पीरियड है। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन पूरे साल का डिप्रेशन नहीं आएगा, 6 महीने का डिप्रेशिएशन आएगा। तभी ऐसा कंबाइंड डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय सो मेनी ईयर्स ये कैलकुलेट करना गड़बड़ होती है। इसके लिए दिस मेथड इज अ क्रॉस वेरिफिकेशन मेथड, नॉट अ कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन के लिए यही मेथड अच्छा है क्योंकि डेट वाइज सब चीज़ों को देख लेता है। क्लियर? तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, पहले रिवीजन करवाया कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वैल्यूएशन कैसे करना पड़ता है, मेथड्स कौन से है। सेकेंड मेथड का आज मैंने बात नहीं किया, उस मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसके बारे में बात नहीं किया मैंने आज। फिर सारे जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करवाया, फिर कैलकुलेशन मेथड सिखाया, डिप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज करवाया, और बाद में लेजर पोस्टिंग करवाया, क्लोजिंग एंट्री का मतलब भी सिखाया। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल का लेक्चर में थोड़ा सा और हायर लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।